नमस्कार, मैं अभिषेक ठाकुर, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। बता दें कि कल मुख्यमंत्री के द्वारा हरियाणा का बजट जारी किया गया है। किस तरह का बजट रहा है अब की बार, तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए किसान से लेकर के युवा तक हमारे बीच मौजूद है। बातचीत करेंगे उनका क्या कुछ उनका कहना है और किस तरह का बजट जो अब की बार हरियाणा को मिला है। जी सर, क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे तो बजट जो मुख्यमंत्री के द्वारा जारी किया गया? कामेड ओम प्रकाश नाम है और मैं अखिल भारतीय किसान सभा का उप प्रधान हूँ जिले का। ये जो बजट आया है ये आंकड़ों की ही हेरा फेरी है। 2,05,000 लाख करोड़ का ये बजट आया है और इसमें 4.5 लाख जो है ना वो लोन है। तो ज़्यादातर आमदनी का हिस्सा लोन में चला जाएगा, उसके ब्याज के रूप में, उसकी इंस्टॉलमेंट और ब्याज। तो इसमें किसानों को कोई राहत नहीं दी गई। किसानों को पानी नहीं मिल रहा सिंचाई के लिए, पीने के लिए, पशुओं के लिए। आज गांव में पानी नहीं है। पुराने रजबाए वो ख़त्म हो गए, नए रजबाए हैं नहीं। पानी 42 दिन में एक बार आता है, नहरों में तो 3 दिन चल के बंद हो जाता है। आधे किसानों को मिल पाता, आधों को नहीं मिल पाता। तो सिंचाई के लिए इन्होंने बजट रखना चाहिए था। और जो इनपुट हैं खेती बाड़ी के लिए, उत्पादन है आपका, चाहे खाद है, बीज है, दवाइयाँ हैं, बिजली है, डीजल है, ये बहुत महंगे हो गए थे। और ये हमारी योजना ये थी कि भाई इनको गांव में ये स्टोर खोल दें कोऑपरेटिव और सही कीमत पर असली चीज़ दें, क्योंकि मिलावट होती है। पिछले दिनों जो छापे मारे वो मिलावटी बीज, मिलावटी खाद, मिलावटी दवाइयाँ मिली हैं, उसके लिए भी कोई प्रावधान नहीं किया गया। एमएसपी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रस्ताव पास करके भेजना चाहिए डॉक्टर स्वामीनाथन के अनुसार, वो भी नहीं हुआ। और एक मंडी कानून प्रारूप लाए, ये वो जो कृषि कानून लाए थे 3 इनडायरेक्ट रूप से खेती पर कॉरपोरेट का कब्जा करवाने के लिए ला रहे हैं, उसका भी जैसे पंजाब असेंबली ने प्रस्ताव पास करके भेजा, इसको वापस लिया है, इन्होंने नहीं भेजा है। और ये कह रहे हैं कि भाई हम 20 से ऊपर फसलों का हमें उचित मूल्य देते हैं। जो डिक्लेयर किया हुआ मूल्य है वो भी 4-5 फसलें ये खरीदते हैं, वो भी पूरी नहीं खरीदते सर। अभी लेट शुरू करेंगे और बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे सर। तो इसलिए इनके वादे जो है ना खोखले हैं। पहले इन्होंने रट्टा लगा रखा था कि 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, अब 2047 आ गया कि 2047 तक दुगनी कर देंगे, या मतलब रोजगार दे देंगे, विकसित हरियाणा बन जाएगा, विकसित भारत का एक बड़ा हिस्सा होगा, इतने करोड़ का, इतने लाख करोड़ रुपए का बजट होगा। ये सब स्लोगन लगाते हैं जय। अभी ये लाडली बहनों की जो स्कीम लाए हैं ये भी जो है 1,80,000 बता रहा है, कोई 3 लाख कुछ बता रहा है, कोई स्पष्ट रूप रेखा नहीं है भाई किन को मिलेंगे ये। और अभी बाकी साथी बोल लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि खेती पर तो बहुत किसान निराश है, ना पीने का पानी है, ना पशुओं का पानी, ना खेतों के लिए पानी। तो इसमें बड़ी भारी निराशा हुई है किसानों को। बात की जाए तो मनोहर लाल के समय के मुकाबले अब की बार जो बजट बढ़ा करके पेश किया गया है, बावजूद इसके अगर बात करें शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी जो अच्छा खासा पैसा जो अब की बार लगाने को कहा गया, तो वो किस तरह से देख रहे हैं? देखो जी, स्कूलों में अध्यापक नहीं है, कई स्कूलों में बच्चे नहीं है। और आप ये मजे की बात देखो कि प्राइवेट स्कूलों को तो सब्सिडी देती है सरकार पढ़ाने के लिए, प्राइवेट स्कूल मालिकों को, और सरकारी स्कूलों में फीस लगाती है। शिक्षा तो चौपट कर दी है जी, बहुत बुरी तरह से सर। कोई परमानेंट भर्ती नहीं रही है अध्यापकों की जब, और स्कूलों को बंद कर रहे हैं। पहले भी काफ़ी स्कूल बंद कर दिए इन्होंने कि वाइबल नहीं है, वाइबल नहीं है। अब शिक्षा में भी ये मुनाफा देखते हैं, स्वास्थ्य में भी मुनाफा देखते हैं। तो महंगाई के अनुसार जो बढ़ोतरी करी है वो महंगाई में चली जाएगी, कोई लंबा चौड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है। चलिए, धन्यवाद। वहीं इस विषय पर बातचीत करने के लिए मजदूर नेता भी हमारे बीच मौजूद है, बातचीत करेंगे उनका क्या कुछ कहना है। मजदूरों के लिए अब की बार सरकार के द्वारा क्या सौगात दी गई है, कितना जो है फायदेमंद जो मजदूरों के लिए अब की बार बजट रहने वाला है। जी, क्या नाम है सर, क्या कहना चाहेंगे जो अब की बार? मेरा नाम सुखदेव सिंह है। जो बजट में मजदूरों के लिए जो झुंझुना थमाया गया है उसके बारे में हम कहना चाहते हैं। सरकार न्यूनतम वेतन तय करती है और सरकार ही न्यूनतम वेतन नहीं दे रही है अपने कर्मचारियों को और मजदूरों को। दूसरा, सरकार ने कानून बनाया है कोई 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं ले सकता 24 घंटे में। यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में 7 लगता मेरा गांव है, 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है और 8-8 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। तो न्यूनतम वेतन की भी उसमें वो नहीं है। दूसरा, हम ये कह रहे हैं जो भिवानी का मजदूर है, यहाँ प्रवासी मजदूर भी है, भिवानी का लोकल मजदूर भी है। इस बजट के अंदर ऐसा कोई कारखाना नहीं है जहाँ मजदूरों को खपाया जाए, जहाँ मजदूरों को रोजगार दिया जाए। किसी कारखाने की सरकार के बजट में कोई योजना है नहीं।
यहाँ 2 बड़े मिल होते थे, उसके बाद एक मोता फैक्ट्री आई थी, सेंचुरी ट्यूब आई थी, इधर किरण वेजिटेरियन आया था एक दौर में। यहाँ थे ये कारखाने जो आज सारे बंद हो चुके हैं, और जिनमें हजारों मजदूर काम करते थे वो आज मजदूर सारे बेरोजगारी की लाइन में खड़े हैं। हम ये कहना चाहते हैं। चलिए धन्यवाद। वहीं इस विषय पर बातचीत करने के लिए युवाओं से भी बातचीत कर लेते हैं कि युवाओं को लेकर के अब की बार हरियाणा सरकार ने जो बजट किया है, या युवाओं को किस तरह की उम्मीद जो अब की बार सरकार से थी, क्या उस पर खरा उतर पाई है हरियाणा सरकार? तमाम विषयों पर बातचीत करते हैं। जी वैसे क्या नाम? मेरा नाम नवीन कुमार है। युवाओं के लिए तो जी हम आपको क्या बताएं, रोजगार के लिए युवाओं की तो इतनी बदतर हालात कर दी है इस सरकार ने, किसी भी फील्ड में कोई भी रोजगार छोड़ा ही नहीं है। भाई युवा तो इन्होंने अपना राजकीय कोष भरने के लिए रख रखे हैं कि भाई आप साल भर में एक वैकेंसी निकाल दो, लाखों उसके लिए फार्म भरवा लो, और 3-3, 4-4 साल तक उसकी कोई भी भर्तियां मत करो। उसके लिए प्रबल लाते हैं कि भाई आप सीटी का एग्जाम दो, सीटी का एग्जाम देने के बाद वहां से आपकी छटनी होगी, फिर उसके द्वारा आपको भर्ती जाए। और जो अब ये बोल रहे हैं कि भाई सीटी जिनका क्लियर है उनको 7,500 बेरोजगारों को भी हम पैसा देंगे, उसका भी कोई अता पता नहीं है। बेरोजगार तो बस युवा तो इन्होंने इसलिए सिलेक्ट कर रखे हैं कि भाई अपना राजकीय कोष भर सके, उनसे फॉर्म वगैरह भरवा लें और उनसे लाखों रुपए ले ले। 3-3 साल तक, 4-4 साल तक कोई भर्तियां नहीं करते। और बात करते ट्रांसपेरेंसी की, ट्रांसपेरेंसी भर्ती में अगर आप इनका रिकॉर्ड उठा लिया जाए, सिर्फ डी ग्रुप के लिए, डी ग्रुप में ट्रांसपेरेंसी भर्ती का ये बताते हैं कि भी सबसे ज्यादा हमने भर्ती की ट्रांसपेरेंसी वो की है डी ग्रुप के अंदर। अब डी ग्रुप के अंदर अब इतना बड़े प्रदेश के अंदर हमारे हाई एजुकेटेड बच्चे, भाई जिसने पीएचडी कर रखी है, एमए कर रखी है, बीए कर रखी है, बीकॉम, बीटेक, एमटेक किए हुए, उन बंदों के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता। आज के दिन आप किसी भी चीज का, अगर आज के दिन आप डी ग्रुप की भर्ती के लिए कोई भी है ना एप्लीकेशन मार्केट में निकालो, एप्लीकेशन अप्लाई करो, तो आपको लाखों एजुकेटेड, जो अच्छे एजुकेटेड लड़के हैं, एजुकेटेड युवा है, वो उस डी ग्रुप को भर्ती के फॉर्म भरेंगे वो, क्योंकि नौकरियां ही नहीं है। जो उन्होंने पढ़ाई कर रखी है, जो उनकी हायर क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से वो नौकरियां ही नहीं निकाल रहे हैं। बस एक डी ग्रुप को ट्रांसपेरेंसी का नाम दे देते हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी भर्ती कर रखे हैं। जब हायर लेवल के बंदे, हायर लेवल के एजुकेटेड पर्सन, और वो मजबूर है आपके स्टेट में डी ग्रुप की नौकरी करने के लिए, तो फिर वो युवाओं का क्या समाधान निकालिए? बजट में सिर्फ खोखली बातें हैं। रोजगार इन्होंने बस कागजों में पूरा करना है, नौकरियां तो देनी नहीं है। रोजगार तो ये है ना, ठेले लगाने को भी एक रोजगार ही बोलते हैं इनकी नजर में। तो बस जो ठेला लगा के और भाई 200-300 रुपए में गुजारा कर ले वो रोजगार। आज के दिन, आज की युवा पीढ़ी में इतने खर्चे, आज का इतना मॉडर्न जमाना आ गया, इतने खर्चे बढ़ रहे हैं। आप ये बताओ एक अकेले रोजगार से वो इन कंडीशनों को कैसे पूरा कर पाएगा? अच्छी खासी सरकारी नौकरियां वगैरह ये बिल्कुल खत्म करते जा रहे हैं। और लगभग हर फील्ड के अंदर अच्छी भाई, जो अपना इलेक्ट्रिकल बोर्ड हो गया, अपना रेलवे एक बहुत बड़ा ग्रुप होता था इस देश का, उसमें बहुत सारे लोगों की भर्तियां होती थी। उसके लिए क्या करा, सभी को धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन। और सबसे बड़ा अब मुद्दा है अग्निवीर का। हमारा हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो सबसे ज्यादा युवा हमारे देता है देश को, और हमारे युवाओं का बस यही सपना रहता है कि भाई हम देश में, भाई सेना में, चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, चाहे अपनी जल सेना हो, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। पर अग्निवीर योजना इन्होंने एक किस्म से, जो इनकी एक पुरानी स्कीम थी कि भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी अपने आर्मी है, बेल्ट वर्सन, जो भी अपने आर्मी पर्सन है, उनकी पेंशन को रोकने का कुछ ऐसा मुद्दा निकालें कि भाई हम उनको किसी तरीके से, भाई जो युवा रिटायर होते हैं आर्मी में 18-19 साल की नौकरी करने के बाद जो रिटायर होते हैं, कि भाई उनको हमें पेंशन ना देनी पड़े। उसके लिए इन्होंने मेरी तरफ से तो भाई अपनी ये जो 4 साल की जो अग्निवीर अपनी भर्ती, अपनी अग्निवीर स्कीम लेके, मेरे हिसाब से तो बस ये है। और अग्निवीर में भी क्या भर्तियां कर रहे हैं, 75% को आप 4 साल के बाद निकाल दोगे, 25% को रखोगे। 25% भी वो ही रहेगा जो भाई अपने सीओ वगैरह, सीनियर वगैरह को रिश्वत देगा या कोई प्रलोभन देगा, बस वो उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे। बच्चे 75% वो अच्छी ट्रेनिंग लेके आएंगे, अच्छा रहेंगे, उनके पास सभी प्रकार की ट्रेनिंग है, वो आगे क्या करेंगे, वो आके गुंडागर्दी करेंगे। तो मेरे ख्याल से बेरोजगारी तो बहुत बुरा हाल है। बस कागजों में ही और बजटों में ही नौकरियां दी जा रही है, ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की है हाल ही में सीईटी मई में करवाने जा रही है, उसमें उनका दावा है कि युवाओं को नौकरियां देने का काम करेंगे, तो उस चीज को किस तरह से देख रहे हैं? सर सीटी पहले भी हुए हैं, 2 बार भी सीटी हुए हैं, उनका भी रिकॉर्ड आप लोगों के, पत्रकारों के पास, साथियों के पास सब कुछ है। सीटी की भर्तियों से
कितनी इन्होंने नौकरियां दी हैं। भाई सरकार से ये आंकड़े पूछे जाएं कि भाई कितनी आपने नौकरियां दी गई हैं। इलेक्शन से पहले भी इन लोगों ने काफी, जिन लोगों के रिजल्ट आए हुए थे उनको ज्वाइनिंग लेटर देना था, भाई ज्वाइनिंग स्टेशन देना था, वो भी रिजल्ट इन्होंने इसलिए होल्ड रखा था ताकि ये लोग डर के भाई किसी दूसरी सरकार को ना चुने और ये वोट हमें ही दे, और बढ़ते हुए इसी प्रकार से करते हैं। चलिए धन्यवाद। ये तमाम लोग हमारे बीच मौजूद थे जिनका कहना था कि हरियाणा सरकार के द्वारा कल बजट पेश किया गया है, कहीं ना कहीं किसान और मजदूर वहीं युवाओं के लिए निराशाजनक बजट रहा है, जिसको लेकर के युवाओं में और किसानों में और मजदूर में रोष देखने को मिल रहा है। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।